नमस्कार साथियों, मैं दौलत चौहान चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे थे हमारे पदार्थ के टॉपिक को लेकर, जिसको हमने विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करी। हमने कोशिश करी कि इसके विभिन्न पहलुओं को आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए और हमने इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनाए इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करने के लिए। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं और अब आगे का जो पोर्शन हमारा बचा हुआ है इसी मैटर को लेकर, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज हमारा जो विषय होगा, जो टॉपिक होगा, वो होगा विलयन, जिसके बारे में हम यहाँ विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम आज बात करने वाले हैं यौगिक, मिश्रण और विलयन की, कि विलयन कितने प्रकार का होता है, मिश्रण किसे कहते हैं, यौगिक की क्या है, मिश्रण की क्या डेफिनेशन है, विलयन के प्रकारों के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि पदार्थ को पृथक करने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है। इन संदर्भ में हमारे प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो है ये बहुत अच्छे से आज आपके सामने क्लियर होने वाला है। तो देखिए इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना अणु कहलाता है। देखिए एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना अणु क्या कहलाता है? देखिए यौगिक, समपरमाणविक अणु, विषम परमाणविक अणु या मिश्रण। देखिए यहां बात करते हैं अणु, तो देखिए अणु अगर एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है तो कहलाता है समपरमाणविक, और अगर अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो कहलाता है विषम परमाणविक। अब देखिए समपरमाणविक कैसे? जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलकर, तो ये तो है सारे समान परमाणु आपस में मिले तो क्या बना? समपरमाणविक। और विषम परमाणु में क्या होगा? अलग अलग तत्व मिलकर जो अणु बनाते हैं वो कहलाता है आपका विषम परमाणविक। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हम बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? मीथेन। तो यहां देखिए दोनों एलिमेंट जो है वो अलग अलग है और अलग अलग होने पर ये क्या कहलाएगा? विषम परमाणविक। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ही प्रकार के तत्व मिलकर जो अणु बनाते हैं वो अणु क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा यहां? समपरमाणविक। क्या होगा? समपरमाणविक। देखिए हमारा अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। किसी पदार्थ की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? देखिए संपूर्ण पदार्थ को अध्ययन करना पड़ेगा, संपूर्ण पदार्थ की डिटेल जाननी पड़ेगी, या उसका कुछ भाग जानना पड़ेगा, या उसके तत्व की बात करें या उसके अणु की बात करें। तो देखिए मित्रों, यहां सबसे उपयुक्त आंसर जो आपका होगा इस प्रश्न का वो होगा अणु। कि किसी भी पदार्थ की प्रकृति को जानने के लिए हमें उसके अणु का अध्ययन करना चाहिए, उसके मॉलिक्यूल का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल में वो सभी गुण विद्यमान होते हैं जो उस संपूर्ण पदार्थ में विद्यमान होते हैं। इसलिए हमें किसका अध्ययन करना चाहिए? मॉलिक्यूल का। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, जैसे हमें शुगर का अध्ययन करना है, ग्लूकोज का अध्ययन करना है, तो ग्लूकोज के एक अणु का अध्ययन कर लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो हम संपूर्ण शुगर के बारे में जान लेंगे केवल एक मॉलिक्यूल का अध्ययन करके। तो इस तरीके से किसी भी पदार्थ के प्रकृति का अध्ययन करना हो हमें तो सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा? अणु का अध्ययन करना। देखिए हमारा अगला प्रश्न, बिना रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा पूर्व ज्ञान के आधार पर यह प्रश्न है कि बिना रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। देखिए हमने आपको दो चीजें बताई थी कि अगर क्रिया करके मिलेंगे तो अणु कहलाएगा, तो बिना क्रिया करके मिल रहा है, बन रहा है, तो क्या कहलाएगा? तत्व। क्या कहलाएगा? तत्व। ये यौगिक और मिश्रण नेक्स्ट फॉर्मेट में है, लेकिन यहां बात करें कि बिना रासायनिक अभिक्रिया के जो परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं तो क्या बनाएंगे?
तत्व बनाएंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न, एक निश्चित अनुपात, बहुत शानदार प्रश्न है, स्टार लगाए आप इस पर, कि एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, मतलब केमिकली रिएक्शन करके, केमिकली रिएक्शन करके, और आपस में क्या होगा, एक फिक्स अनुपात, फिक्स रेशियो में बनेगा, निश्चित अनुपात होगा। तो निश्चित अनुपात आपको पता है किसमें होता है, यौगिक में होता है। किसमें होता है, यौगिक में तत्वों का क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है, जबकि मिश्रण में तत्वों का निश्चित अनुपात नहीं होता, उसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन यौगिक में अगर हम तत्वों के अनुपात के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसमें कुछ बदलाव करेंगे, तो उस यौगिक का प्रकृति, उस यौगिक का प्रभाव, उस यौगिक का अस्तित्व ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे हम H2O जल की बात करें तो यहां हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1। अगर हम यहां इसके अनुपात में बदलाव करें और ऑक्सीजन भी 2 कर दे और हाइड्रोजन भी क्या कर दे, 2, तो इस प्रकार से जो बनेगा वो आपका होगा H2O2, और ये H2O2 क्या कहलाता है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड कहलाता है। तो उस यौगिक का क्या हुआ, उस जल का तो संगठन ही बदल गया। तो इस तरीके से यौगिक में सदैव क्या होते हैं, निश्चित परमाणु होते हैं और निश्चित अनुपात में संयोग करके करते हैं क्रिया। आगे देखिए हमारा अगला प्रश्न, ऐसा मिश्रण जिसके घटकों को, ऐसा मिश्रण, देखिए हमारा प्रश्न जो है ये मिश्रण से है, ऐसा मिश्रण जिसके घटकों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। हम बात करें मिश्रण की, तो मिश्रण मित्रों दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसको बोलते हैं होमोजीनस और इसको बोलते हैं हेटेरोजीनस। अब समांगी मिश्रण जो होता है उसमें जो सभी घटक होते हैं अवयव के, मिश्रण के जो घटक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी घटक क्या होंगे, समान। उस विलयन में सभी घटक क्या होते हैं, एक समान रूप से घुले होते हैं। और विषमांगी मिश्रण में जो घटक होते हैं वो असमान रूप से वितरित होते हैं, असमान रूप से वितरित। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि अलग अलग घटकों को पहचाना जा सकता है, तो अलग अलग वो उनको पहचाना जाएगा जो अलग अलग होंगे। तो यहां हमारे कौन से मिश्रण में, मिश्रण के प्रकार में घटक क्या है, अलग अलग, तो हमारा आंसर होगा विषमांगी मिश्रण में हमारे घटक जो हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न, पानी व तेल का मिश्रण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पानी व तेल का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है। तो देखिए अभी हमने बात की थी आपके नेक्स्ट पिछली स्लाइड में कि समांगी और विषमांगी। तो समांगी में समान आकार के घटक होते हैं जो समान रूप से वितरित होते हैं, जबकि विषमांगी में घटक जो है वो असमान रूप से वितरित होते हैं। दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है, अलग अलग पहचाना जा सकता है। तो जब कभी आपने पानी के अंदर तेल को घोला होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उनको जितना मर्जी आप हिला लें, कुछ देर में जब उनको शांत स्थिर छोड़ते हैं तो तेल की परत पानी के ऊपर आ जाती है और दोनों घटक क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं और अलग अलग दिखाई देने के कारण कैसा मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न, वायु में अमोनिया का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण, वायु में अमोनिया का मिश्रण। देखिए वायु भी क्या है, गैस, और अमोनिया भी क्या है, गैस। तो गैस गैस आपस में मिलेंगी तो दोनों समान रूप से मिलेंगी। यहां अमोनिया की जगह आप कोई दूसरी नाइट्रोजन गैस लें तो क्या आप वायु में देखकर ये बता सकते हैं क्या कि यहां ऑक्सीजन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां अमोनिया? नहीं ना, हमें सब क्या है, सब समान रूप से दिखाई देते हैं। यहां हम उनमें अंतर नहीं कर पाते, और अंतर नहीं कर पाते इसका मतलब घटक सारे क्या हो गए, समान रूप से वितरित। और समान रूप से वितरित होने के कारण ये मिश्रण किस प्रकार का हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। तो बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है
समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, वो बताना है। इनमें जो आपको ऑप्शन में दे रखा है सीमेंट, वायु, रेत मिला पानी और मिश्र धातु। देखिए, सीमेंट को देखकर आप पहचान सकते हैं क्या कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग है, जिप्सम अलग है, आयरन अलग है, ये हम नहीं पहचान सकते। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, समांगी का प्रकार हो गया। वायु में भी हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि नाइट्रोजन कौन सी है, ऑक्सीजन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी है। इसका मतलब ये भी समांगी का ही उदाहरण है, क्योंकि हम दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे। तीसरा, रेत मिला पानी। इसको एक बार रोके, हम बात करें मिश्र धातु की। तो मिश्र धातु में जो घटक होते हैं, जैसे हम बात करें आपके पीतल की, तो इसमें तांबा और जिंक मिला होता है, तांबा और जिंक मिला होता है। तो दोनों को क्या आप अलग अलग पहचान पाते हैं? घर में कोई बर्तन हो हमारे पीतल का, तो उसमें अलग अलग विजिबल नहीं कर पाते, दोनों समान रूप से मिले होते हैं। तो यह भी एक प्रकार का क्या है, समांगी मिश्रण। लेकिन यहां देखिए, रेत मिला पानी, पानी के अंदर आप अगर धूल मिट्टी मिला दें, तो मिट्टी मिलाएंगे तो मिट्टी मिला हुआ पानी, रेत मिला हुआ जो पानी है, वो आपको आसानी से अलग अलग दिखाई देगा। अगर उस पानी को कुछ देर तक आप स्थिर रख दें, तो रेत की परत, रेत के कण जो है भारी होने के कारण नीचे जमा हो जाएंगे और पानी ऊपर आ जाएगा, और दोनों को हम क्या पहचान सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, रेत मिला पानी, क्योंकि ये क्या है, विषमांगी का उदाहरण है। इसका उदाहरण है, विषमांगी का उदाहरण है। देखिए हमारा अगला प्रश्न, विलयन कितने प्रकार का होता है? विलयन कितने प्रकार का होता है? यहां टाइप पूछिए विलयन की, तो देखिए बात करते हैं विलयन की। विलयन दोस्तों तीन प्रकार का होगा, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। और निलंबन, यहां ध्यान से देखिए, मैं इनके बारे में कुछ बातें बता रहा हूं आपको। वास्तविक विलयन जो है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, होमोजीनस मिश्रण। इसके कणों को आंखों, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसमें जो कण है, विलय के जो कण है, वो 1 nm से भी छोटे होते, 1 nm से छोटे कण, जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब 1 nm क्या होता है? nm बराबर नैनोमीटर, nm बराबर नैनोमीटर, और नैनोमीटर में यहां बात करें तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो जो वास्तविक विलयन होता है उसमें जो कण होते हैं वो 1 nm से भी छोटे होते हैं। यहां कोलाइडी विलयन की बात करें तो कोलाइडी विलयन में इसमें जो कण है वो 1 से 1000 nm तक की रेंज के होते हैं, 1 से 1000 nm की रेंज के होते हैं, लेकिन इनको भी आंखों से नहीं देख सकते। और यहां निलंबन की बात करें, जिसको सस्पेंशन कहते हैं, इसमें जो कण होते हैं वो 1000 nm से ऊपर के कण होते हैं या बड़े कण होते हैं। इनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है, नग्न आंखों से देखा जा सकता। तो यहां हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ कि विलयन कितने प्रकार का? तो विलयन के बारे में हमने जाना, विलयन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? विलयन कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार। आगे बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। किडनी द्वारा रक्त छानना, किडनी द्वारा रक्त छानना किस प्रकार का पृथक्करण है? किस प्रकार का पृथक्करण? यहां हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ को पृथक करने की विधियों की, पदार्थ को पृथक करने की विधियों की। तो मैं
आपसे बताना चाहूंगा कि पदार्थ को हम 6 तरीके से पृथक कर सकते हैं, 6 तरीके से उसको अलग अलग कर सकते हैं। वो 6 टाइप कौन कौन से है बात करते हैं। सबसे पहले जो टाइप आएगी उसको बोलते हैं निशंदन, छानन। दूसरी होती है आसवन। तीसरी विधि जो है उसको बोलते हैं परभाजी आसवन। चौथी होती है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। पांचवी होती है उद्रवपातन और छठी होती है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखी, हिंदी बोलते हैं वर्णलेखी विधि। देखिए निशंदन में द्रव के अंदर ठोस कण जो होते हैं वो मिले हुए हों तो उनके लिए जो विधि हम काम में लेते हैं वो कहलाती है निशंदन, या उसको बोलते हैं हम छानना। हमारे घर में रोज जो है सुबह चाय बनती है और उस चाय के अंदर जो चाय की पत्ती, इलायची वगैरह जो भी आप सामग्री डालते हो वो चाय की छलनी द्वारा क्या करते हो आप अलग करते हो। तो इस प्रकार का जो छानना है वो क्या कहलाता है निशंदन। आसवन जो है, आसवन विधि में क्या करते हैं, दो पदार्थों को जिनके मध्य में तापांतर जो है वो अधिक हो, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप का अंतर हो, उन पदार्थों को शुद्ध करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो होता है आपका आसवन। और इसमें हम पदार्थ को गर्म करके और फिर ठंडा करके उसको क्या करते हैं अलग करते हैं। परभाजी आसवन, यहां से थोड़ा सा आप विशेष फोकस करेंगे परभाजी आसवन पर। परभाजी आसवन में वे पदार्थ जिनके मध्य 25 केल्विन ताप का, ये विशेष पॉइंट है मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि 25 केल्विन ताप का अंतर जिन पदार्थों के मध्य होता है उनके फिल्ट्रिफिकेशन के लिए, उनके शुद्धिकरण के लिए जिस विधि का हम उपयोग करते हैं वो कहलाती है परभाजी आसवन। और इस परभाजी आसवन के द्वारा आपके पेट्रोल, डीजल, इनका शुद्धिकरण किया जाता है, इनको अलग अलग किया जाता है। हम बात करें क्रिस्टलीकरण की, तो क्रिस्टलीकरण में क्रिस्टल बना के, जैसे समुद्री जल से हम जो नमक तैयार करते हैं वो किस विधि द्वारा करते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा तैयार करते हैं। बात करते हैं उद्रवपातन की, तो उद्रवपातन में आप लोगों को पता है कि ठोस से सीधा गैस और गैस से सीधा ठोस बनने की जो अवस्था है वो कहलाती है उद्रवपातन। तो किसी गैसीय पदार्थ के अंदर कोई ठोस कण की अशुद्धियां हो तो उनको दूर करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं, उद्रवपातन। यहां बात करेंगे हम क्रोमेटोग्राफी की, तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, अलग अलग रंगों की स्याही, अलग अलग रंगों की स्याही का पृथक्करण करने के लिए या डाई के रंगों को अलग करने के लिए, डाई के रंगों को अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वो कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। अब यहां बात कर रहे हैं, हमारा प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न हमारा यह है कि किडनी द्वारा जो रक्त छाना जाता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है। तो किडनी में देखिए चलनी नुमा संरचनाएं होती हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन द्वारा, तो नेफ्रॉन में छानने की क्रिया होगी, रक्त को छानने का काम करती है किडनी, इसलिए यहां जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, निशंदन। तो यहां निशंदन द्वारा किडनी किसका पृथक्करण करती है, यूरिया वगैरह ये जो रक्त में घुलनशील अशुद्धियां होती हैं उनका शुद्धिकरण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, निशंदन, या जिसको क्या बोलते हो आप लोग, छानना विधि। समझ गए। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। परभाजी आसवन विधि द्वारा किसका पृथक्करण किया जाता है। हमारी लास्ट स्लाइड में हमने अभी देखा कि परभाजी आसवन जिसमें पदार्थों के मध्य, दो द्रवों के मध्य कितने केल्विन तापमान का अंतर हो, 25 केल्विन ताप का अंतर हो, उनके लिए हम जो विधि यूज करते हैं वो कौन सी होती है, परभाजी आसवन। और हमारे पास देखिए पेट्रोल डीजल, क्या है, पेट्रोल डीजल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पेट्रोल डीजल। यहां इनकी बात करें तो समुद्री जल क्रिस्टलीकरण द्वारा, पेट्रोल डीजल परभाजी आसवन द्वारा, शराब आसवन द्वारा जिसको डिस्टिलेशन कहते हैं,
और नमक भी क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। प्रकाश पुंज का विलयन में चमकना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश पुंज का विलयन में चमकना क्या कहलाता है? देखिए कई बार आपने नोटिस किया होगा कि किसी आप कमरे में है और एक खिड़की से सूरज का प्रकाश अंदर आ रहा है, उस सूरज के प्रकाश को आपने महसूस किया होगा, तो एक बीम बनता है, उसका एक बीम बनता है, और वो बीम जब आता है अंदर तो उसके अंदर धूल मिट्टी के कण क्या करते हैं? चमकते हैं। क्या करते हैं? चमकते हैं। वो प्रभाव कहलाता है आपका टिंडल प्रभाव। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। ऐसे ही अगर हम विलयन की बात करें, इसकी बात करें विलयन की, तो विलयन के अंदर अगर कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है, तो कोलाइडी विलयन के अंदर जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं, और इस विलयन के अंदर जब प्रकाश की किरण गुजरेगी तो प्रकाश का पथ जो है वो चमकीला दिखाई देगा, हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? टिंडल प्रभाव। इसी में देखिए एक अगला क्वेश्चन है, अगर यही प्रकाश ऐसे जिग जैग मोशन में होता, कैसे होता? जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन, या उसको बोले यादृच्छिक गति, तो वहां जो एग्जाम्पल होगा या वो गति होगी, वो गति कहलाती है ब्राउनी गति। कौन सी गति कहलाती है? ब्राउनी गति। तो इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ टिंडल प्रभाव। देखिए हमारा अगला प्रश्न, प्रकाश पुंज का कोलाइडी विलयन में यादृच्छिक गति को कहते हैं। हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा उससे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा दोनों मिलते जुलते, हमने दोनों को डिस्कस किया अभी कि प्रकाश पुंज का कोलाइडी विलयन में यादृच्छिक गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, 1 nm से भी छोटे कण पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 nm से भी छोटे कण पाए जाते हैं आपके रियल सॉल्यूशन में। किसमें पाए जाते हैं? रियल सॉल्यूशन में, या हम कहें वास्तविक विलयन में। किसमें पाए जाते हैं? वास्तविक विलयन में। और 1 से 1000 nm कोलाइडी में और 1000 nm से बड़े कण निलंबन में। तो हमारा आंसर होगा यहां वास्तविक विलयन। क्या होगा? वास्तविक विलयन। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। दूध एक प्रकार का उदाहरण है। दूध एक प्रकार का उदाहरण है। देखिए यहां से दूध को समझते हैं। दूध को जब आपने छानने की घर में कोशिश की होगी, कभी मौका मिला होगा, मम्मी घर से बाहर गई हुई होगी तो किचन में काम करने का मौका मिला होगा, और किचन में जब काम करने का मौका मिला होगा तो सुबह सुबह कभी दूध छानने की कोशिश की होगी, तो जब दूध को जैसे आपने छन्नी से छाना तो आपने देखा होगा कि दूध के अंदर जो मिसिबल कण है, विलय कण है, मिश्रणीय कण है, वो इजी वे में दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आप चलनी से छानते हो उनको तो कुछ कण आपको चलने के ऊपर ठोस कण दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उस दूध के अंदर कुछ ठोस कण घुले हुए हैं, ठोस कण घुले हुए हैं। अब विलयन के अंदर कुछ ठोस कण घुले हुए हैं, अगर वो चलनी से पार हो जाते, चलनी से आर पार हो जाते तो विलयन कैसा होता? वास्तविक विलयन। लेकिन वो चलने से आर पार नहीं हुए तो विलयन कैसा हो गया? कोलाइडी। क्योंकि कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं वो 1 से 1000 nm तक के होते हैं और नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार से दूध किस प्रकार का विलयन हुआ? हमारा कोलाइडी विलयन। कैसा विलयन है? कोलाइडी विलयन। अब देखिए वास्तविक विलयन की विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। घर में जब अभी गर्मियों का समय चल रहा है और गर्मियों के समय में शिकंजी आपने बहुत बार बनाई होगी घर में। अब जब शिकंजी घर में आपने बनाई तो शिकंजी में आपने पानी के अंदर चीनी डाली होगी, नमक डाला होगा। क्या उसको घोलने के बाद नमक या चीनी को आपको महसूस हुआ क्या चीनी इस कोने में रखी है और नमक इस कोने में है? नहीं महसूस होता। सब समान रूप से वितरित होते हैं। तो जो कण समान रूप से किसी विलयन में
विसरित हो जाएं, मिल जाएं, और उनको चलने से छालने के बाद भी अगर हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते तो वो कौन सा विलयन कहलाता है? आपका वास्तविक विलयन कहलाता है। अब इस विलयन को आप जितनी बार चलने से छानो, नमक और चीनी के कण अलग अलग नहीं होते। तो इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ कोलाइडी विलयन। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। चीनी व पानी का घोल, चीनी व पानी का घोल किस प्रकार का विलयन है? देखिए जस्ट अभी हमने बात करी कि चीनी और पानी का घोल किस प्रकार का विलयन है? वास्तविक विलयन है। किस प्रकार का विलयन है? वास्तविक, क्योंकि इन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ वास्तविक विलयन, रियल सॉल्यूशन। अगला प्रश्न देखिए, चौक व पानी का घोल, चौक व पानी का घोल, यहां चौक की जगह आप मिट्टी यूज कर सकते हैं। चौक का पाउडर बनाकर अगर पानी में घोला जाए तो वो कुछ समय तो आपको विजिबल दिखाई देगा, लेकिन अगर उसको शांत रख दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो जो चौक के कण है वो पानी के पैंदे में बैठ जाएंगे, और पानी में के पैंदे में बैठ जाएंगे तो जल और चौक के कण हमें अलग अलग दिखाई देंगे, और अलग अलग दिखाई देंगे। इसका मतलब वास्तविक विलयन तो नहीं है। कैसा नहीं है? वास्तविक विलयन तो नहीं है। और इसी वास्तविक विलयन का ही नाम क्या दिया हुआ है ऊपर? रियल सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है? रियल सॉल्यूशन। तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं निलंबन और कोलाइड में। देखिए जब आप इनको छानने की कोशिश करेंगे तो कोलाइडी विलयन होता तो वो कण आसानी से उसके साथ छन जाते, लेकिन यहाँ चौक और पानी के कण हमें नग्न आंखों से दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कण क्या होंगे? बड़े, और बड़े आकार के कण किस में पाए जाते हैं? निलंबन में पाए जाते हैं। इसलिए हमारा आंसर होगा यहां निलंबन या सस्पेंशन सॉल्यूशन। क्या होगा? सस्पेंशन सॉल्यूशन। बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए मित्रों, आपके लिए कई बार एग्जाम में पूछा लिया जाता है और बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके लिए इस श्रृंखला में आया है। अपकेंद्रण विधि द्वारा, केंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल मेथड द्वारा निम्न में से किसको अलग किया जाता है? देखिए, दूध से मक्खन, कपड़े धोने की मशीन में कपड़े से पानी, और रक्त से रक्त कणिका, और सभी। हमने घर में कई बार देखा होगा कि मम्मी जो है जब छाछ से मक्खन निकालती हैं तो उनके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अपकेंद्री बल लगता है, जो घिरणी चलती है, उसमें क्या होता है? जो मक्खन होता है वो घूमकर उसमें जो छाछ के अंदर, दूध के अंदर जो कण होते हैं, मक्खन के कण, वो ठोस कण बीच में आ जाते हैं। तो इसका मतलब अपकेंद्रण विधि के द्वारा दूध से मक्खन भी निकाला जाता है। कपड़े धोने की मशीन में कपड़े सुखाने का जो अलग पार्टीशन आता है, उसमें कपड़े डालने के बाद कपड़े से जो पानी निकलता है वो पानी भी अलग हो जाता है। किसके द्वारा? अपकेंद्रण विधि द्वारा। और रक्त से रक्त कणिकाओं को भी हम अलग ही कर सकते हैं अपकेंद्रण विधि द्वारा। इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा? सभी। आंसर क्या होगा? सभी। तो अपकेंद्रण विधि से इन सभी को क्या किया जा सकता है? पृथक किया जा सकता है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न। देखिए, रक्त से नशीले पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा प्रश्न जो आपको वास्तविकता में, अगर आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो इस प्रश्न का आप आंसर दे पाएंगे। देखिए, रक्त से नशीले पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। देखिए, क्रिस्टलीकरण नहीं करेंगे क्योंकि रक्त में जो नशीला पदार्थ घुला हुआ है उसके क्रिस्टल नहीं बनाएंगे। आसवन विधि द्वारा भी नहीं होगा, ठंडा गर्म भी नहीं करेंगे। निस्यंदन छान कर भी अलग ही नहीं कर सकते। रक्त को छानेंगे तो क्या नशीले पदार्थ अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे नशीले पदार्थ अलग। तो कौन सी विधि काम में आएगी? क्रोमेटोग्राफी विधि काम आएगी, जिसके द्वारा हम अलग अलग रंगों को अलग कर रहे थे। तो यहां रक्त में से नशीले पदार्थों को अलग करने के लिए भी जिस विधि का उपयोग किया जाएगा वो क्या होगी? आपकी क्रोमेटोग्राफी। बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की। नग्न आंखों से किस विलयन के कणों को देखा जा सकता है? बहुत आसान सा सवाल, और हमने अभी पिछली स्लाइडों में देखा कि ऐसे कण जो आकार में बड़े होते हैं उनको नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो यहां नग्न आंखों से देखने वाले कण कौन से होंगे? निलंबन के कण होंगे।
देखिए अगला प्रश्न, विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है मित्रों, देखिए और नया प्रश्न है। विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है? तो मैं आपको बताता हूं कि विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। तो पहले तो कुछ जनरल सी बातें हम जान लेते हैं। जो आपका विलयन बनता है वो दो चीजों से बनता है, एक तो होता है विलय और दूसरा होता है विलायक, दूसरा होता है विलायक। इसको बोलते हैं सोल्यूट और इसको बोलते हैं सोलवेंट। ये आपका कहलाता है सॉल्यूशन। तो विलय पदार्थ वो जो घुलता है, जो घुलता है वो क्या कहलाता है? विलय। जिसमें घुलता है या जो घोलता है, जिसमें घुलता है, जिसमें घुलता है वो क्या कहलाता है? आपका विलय, जिसमें घुलता है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है वो तो क्या कहलाएगा? विलय। और जो अधिक मात्रा में होगा वो कहलाएगा आपका विलायक। जो अधिक मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। अब इस आधार पर हम बात कर रहे हैं या विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है? तो यहां विलयन होंगे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त और अति संतृप्त, अति संतृप्त। तो इस प्रकार से हमारा विलयन, विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार का हुआ? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार का। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ कि विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। देखिए हमारा अगला प्रश्न, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए विधि अपनाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न जो अभी हमने पिछली स्लाइडों में देखा कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए विधि अपनाई जाती है कि समुद्री जल जो है उसको गर्म किया जाता है। गर्म करेंगे तो जो जल है उसमें वो भाप बनकर उड़ जाएगा और जो ठोस पदार्थ के रूप में हमारे पास नमक बचा है वो हमारे पास जमा हो जाएगा। तो इस विधि को कहते हैं क्रिस्टलीकरण विधि। कौन सी विधि? क्रिस्टलीकरण विधि। तो समुद्री नमक से नमक बनाने की जो प्रक्रिया वो कौन सी विधि कहलाती है? क्रिस्टलीकरण। देखिए हमारा अगला प्रश्न, वे पदार्थ जिनके क्वथनांक में, वे पदार्थ जिनके क्वथनांक में 25 केल्विन का अंतर होता है उनका शुद्धिकरण करते हैं, उनका शुद्धिकरण करते हैं। तो उनका शुद्धिकरण करने के लिए अभी हमने बात की, कौन सी विधि उपयोग में लेते हैं? परभाजी आसवन। कौन सी विधि काम में लेते हैं? परभाजी आसवन। परभाजी आसवन, जिसमें पदार्थों के मध्य जो तापांतर है वो कितना होता है? 25 केल्विन या उससे कम का अंतर होता है। तो क्या होता है कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब पदार्थ को ताप दिया जाता है तो अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप में अंतर नहीं होता। तो मान लीजिए कि किसी एक निश्चित ताप पर पेट्रोल का क्वथनांक हो रहा है तो एक बार पहले पेट्रोल बाहर आएगा क्योंकि अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप में अंतर नहीं होता। तो सबसे पहले पेट्रोल बाहर निकल कर आएगा, उसके बाद जैसे टेम्परेचर चेंज होगा फिर उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दूसरा पदार्थ जो है वो बाहर आएगा, क्योंकि दोनों पदार्थों के अंदर जो अंतर है वो कम है और अंतर कम होने के कारण अलग अलग पदार्थों को हम पृथक कर सकते हैं। और प्रभाजी आसवन विधि केवल वही उपयोग में लेते हैं जहां तापांतर कम हो। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, मिश्र धातु एक प्रकार का है,
मिश्र धातु एक प्रकार का क्या है, तत्व नहीं है, यौगिक नहीं है, विलयन भी नहीं है, क्या है, मिश्रण। क्योंकि मिश्रण में घटकों को अलग अलग किया जा सकता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, मिश्रण। देखते हैं हम हमारे अगले प्रश्न को। वह विलयन जिसमें विलय अधिक मात्रा में घुला हुआ हो, वह विलयन जिसमें विलय हमारा अधिक मात्रा में घुला हुआ हो, उसे क्या कहते हैं। तो जो अभी हमने 5 टाइप की थी वो किसके आधार पर थी, विलय पदार्थ के आधार पर विलयन की 5 टाइप पढ़ी हमने। उन्हीं 5 टाइपों को अगर हम थोड़ा सा जान लेंगे तो हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। यही बात करते हैं हम तनु विलयन। हमने बात की थी कि जो विलयन होता है वो विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। अगर विलयन के अंदर विलय पदार्थ की मात्रा कम है, विलय पदार्थ की मात्रा कम है, तो विलयन कहलाएगा तनु, विलयन कहलाएगा तनु। अगर विलयन के अंदर विलय पदार्थ की मात्रा अधिक है तो जो विलयन होगा वो कहलाएगा सांद्र। क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। और संतृप्त विलयन वो कि वह निश्चित ताप जिस पर विलयन के अंदर विलय की निश्चित मात्रा घोली जा सके, वो विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। निश्चित मात्रा या इससे ज्यादा अब और नहीं घोला जा सकता, वो सिचुएशन क्या कहलाती है, संतृप्त विलयन, जिसको आप कह सकते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात करते हैं असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब कि विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त अवस्था से कम घुली हुई है, विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त अवस्था से कम घुली हुई है, कि या यूं कहें कि उसमें विलय पदार्थ और घोला जा सकता है, वो सिचुएशन कहलाती है असंतृप्त विलयन की। वो अवस्था कहलाती है असंतृप्त, के उसमें विलय पदार्थ को और घोला जा सकता है। अब बात करते हैं हम अति संतृप्त विलयन की। अति संतृप्त विलयन का मतलब जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त अवस्था से, संतृप्त अवस्था से अधिक घुली हुई हो, अधिक घुली हुई हो, वो विलयन क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो हमारा आंसर देखिए, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक मात्रा में घुली हुई हो, तो अधिक मात्रा में घुली हुई किसमें होगी, अति संतृप्त विलयन के अंदर। अति संतृप्त विलयन के अंदर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देकर आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है और अति संतृप्त विलयन क्या होता है। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमारे को जितनी भूख है, अगर हमने उतना ही खाना खाया तो वो क्या हुआ, संतृप्त विलयन, क्योंकि हमारा एक लिमिटेड एरिया बनाया हमने, तो संतृप्त अवस्था जितना हम तृप्त हो सकते थे उतना खाया, वो है संतृप्त विलयन, कि जिसमें जितनी विलय पदार्थ की आवश्यकता थी उतना विलय पदार्थ घोल दिया गया। दूसरी असंतृप्त, कि खाना तो खा लिया लेकिन अभी भी हमने कुछ मिठाई के लिए जगह रखी है, तो वो कौन सा, असंतृप्त, कि हमने अभी जगह रखी है, उसमें और विलय पदार्थ को घोला जा सकता है। और तीसरी सिचुएशन अति संतृप्त विलयन, जिसमें हम यूं कह सकते हैं कि खाना भरपेट खा चुके लेकिन अभी हमारे पसंद की कोई और नई चीज, नई मिठाई आ गई, तो जिसको देखकर अब हम अपने आप को रोक नहीं पाए हमने और खाली, तो हमने एक लिमिट से ओवरडोज ले लिया, जो अतिरिक्त पदार्थ लिया उसी को, अतिरिक्त मात्रा को, विलय की अतिरिक्त मात्रा अगर विलयन में मिला दी जाए तो वो विलयन क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न। ये एक चार्ट है मित्रों, बहुत शानदार चार्ट है, इसको देखकर हम हमारे बहुत से प्रश्नों को हल करेंगे जो विलयन के होंगे या विलयन में कोलाइडी विलयन के प्रकारों के होंगे। यहां हम कोलाइडी विलयनों के प्रकारों के बारे में देखेंगे और इनसे रिलेटेड हमारे आगे कुछ प्रश्न होंगे, उनको भी करेंगे। तो देखिए यहां मैंने 3 अवस्थाएं बनाई है, ठोस, द्रव और गैस। यहां हम बात करेंगे प्रक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था की। इन दोनों अवस्थाओं को अगर हमने समझ लिया तो समझ लीजिए कि हमारा कोलाइडी विलयन पढ़ने का जो मकसद था
वो पूरा हो गया। और इस प्रकार से विलयन, मिश्रण, यौगिक, तत्व, अणु, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आप किसी भी सूरत में गलत नहीं कर सकते अगर आपने ये चार्ट समझ लिया तो। हम बात करते हैं यहां परिक्षेपण माध्यम की, बात करते हैं परिक्षेपण माध्यम की, जिसको आप कह सकते हो डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। और यहां जो ये प्रक्षिप्त अवस्था है इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स फेज। ये दो चीजें आपको समझनी है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज। अगर ये दोनों अवस्थाएं अगर आपने समझ ली तो समझिए कि आपको ये सारा चार्ट समझ में आ गया और हमारा जो विलयन पढ़ने का जो मकसद था वो भी पूरा हो गया। देखिए यहां दो चीजें हैं, मीडियम और फेज, मीडियम और फेज। देखिए मीडियम जो होगा उसको हम कह सकते हैं विलायक। क्या कहें? विलायक, मीडियम, क्योंकि मीडियम के अंदर ही हम किसी चीज को घोलेंगे तो यहां मीडियम क्या होगा? विलायक। और विलायक हमेशा क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है। और फेज, फेज एक क्या होगी? अवस्था। क्या होगी? अवस्था। और ये क्या होगी? हमेशा कम मात्रा में। क्या होगी? कम मात्रा में। तो यहां हमने इसको विलायक कहा मीडियम को, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? विलय। क्या कह सकते हैं? विलय। और ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो समझिए कोलाइडी विलयन आपका क्लियर हो गया। हम बात करेंगे मीडियम की और फेज की। मीडियम अधिक मात्रा में, विलायक कम, ये फेज कम मात्रा में। देखिए यहां हमने मीडियम को तीन टाइप में बनाया है, ठोस, द्रव और गैस। अगर इस ठोस मीडियम के अंदर, अगर हम ठोस मीडियम के अंदर कोई ठोस ही पदार्थ मिलाएं, कोई ठोस पदार्थ मिलाएं, तो जो कोलाइडी विलयन का प्रकार होगा वो कहलाता है आपका ठोस सोल। क्या कहलाता है? ठोस सोल। और इसके उदाहरण है आपके मिश्र धातु, क्योंकि मिश्र धातु जो बनी है वो दोनों ठोस पदार्थों को मिलाने से बनी है। और रंगीन कांच, रतन या माणिक, ये सब किसके उदाहरण हैं? ठोस सोल के। और इसी ठोस माध्यम में अगर हम कोई द्रव पदार्थ मिला दें, ठोस माध्यम में कोई द्रव पदार्थ मिला दें, तो जो कोलाइडी विलयन का प्रकार होगा वो होगा जेल। क्या होगा? जेल। और इसका उदाहरण देखिए, दही, ये लिखने की थोड़ी सी मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है दही। चीज, पनीर, जेली, जूतों की पॉलिश, ये सब किसके उदाहरण हैं? जेल के उदाहरण हैं। जेल के उदाहरण। यहां सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, पनीर किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? तो किस प्रकार का विलयन है? जेल प्रकार का कोलाइडी विलयन है। आगे बात करते हैं, अगर ठोस माध्यम के अंदर हम गैस मिला दें तो जो विलयन बनेगा उसको बोलेंगे हम ठोस झाग या सॉलिड फॉर्म। क्या बोलेंगे? ठोस झाग। और इसके उदाहरण देखिएगा आप, केक, ब्रेड, प्यूमिस, पत्थर, ये सब उदाहरण किसके हैं? ठोस झाग के। क्योंकि आप केक को देखते हो थोड़ा सा स्पंजी होता है, ठोस तो है, उसमें एयर बबल है, ठोस तो है बट एयर बबल। और एयर बबल किस कारण से? गैस के कारण। इसलिए जो उसकी फॉर्मेशन बनी वो कैसा होगा? ठोस झाग। और एग्जाम्पल आपके सामने है, केक, ब्रेड और प्यूमिस, पत्थर। इस तरीके से हमने ठोस में तीन अवस्थाओं को देखा कि ठोस में ठोस मिलाएं तो, ठोस में द्रव मिलाएं तो, ठोस में गैस मिलाएं तो। ठीक इसी तरीके से हम द्रव की बात करते हैं कि द्रव में क्या क्या? द्रव में ठोस मिलाएं तो क्या बनेगा? द्रव के अंदर द्रव मिलाएं तो क्या बनेगा? और द्रव में गैस मिलाएं तो क्या बनेगा? देखते हैं। अगर द्रव के अंदर ठोस मिलाया जाए तो बनेगा सोल। क्या बनेगा? सोल। और वो सोल किस प्रकार का होगा? रंग, पेंट, कोशिका, तरल और स्याही। इंक जो होती है, इंक में क्या होता है? वाटर और इंक, वाटर और इंक का जो मिक्सचर होता है वही तो स्याही होती है आपकी। अब जो वाटर है वो तो किस फॉर्म में? द्रव में। और जो स्याही के कण मिलाए वो किस फॉर्म में थे? ठोस फॉर्म में। तो इस प्रकार से जो कोलाइडी विलयन का प्रकार बनेगा वो क्या होगा? सोल प्रकार का। बात करते हैं, अगर द्रव के अंदर द्रव मिलाया जाए, द्रव के अंदर द्रव मिलाया जाए तो बनेगा पायस, जिसको इमल्स कहते हैं, इमल्सन। क्या कहते हैं? इमल्सन।
क्या कहते हैं, इमल्सन। और इसका एग्जाम्पल देखिए, दूध, क्रीम, मक्खन और जल में तेल, ये सब किसके उदाहरण हैं, इमल्सिफिकेशन के, इमल्स के उदाहरण हैं। दूध में जो दूध के कण के अलावा जो क्रीम वगैरह होती है वो सब लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए ये उदाहरण किसका है, पायस का या इमल्सन का। अब देखिए, द्रव के अंदर अगर हम गैस मिला दें, द्रव के अंदर, द्रव मीडियम के अंदर गैस मिला दें, या द्रव माध्यम है उसके अंदर गैस को घोल दिया जाए, तो जो फोम बनेगी वो बनेगी हमारी झाग या फोम, झाग, फोम या फैन। द्रव के अंदर गैस, देखिए जब हम स्नान करते हैं तो साबुन लगाते हैं, साबुन के अंदर जब साबुन लगाते हैं तो दो चीजें होती है हमारे पास, द्रव और गैस, पानी और गैस के रूप में बुलबुला। तो उस प्रकार का जो एग्जाम्पल होगा हमारे पास, अगर द्रव के साथ गैस मिला दी जाए तो साबुन का झाग, शेविंग क्रीम, सोडा वाटर, जो आप शीतल पे पीते हो वो सोडा वाटर। अब गैस के अंदर अगर ठोस मिलाए तो क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा ठोस एरोसोल। क्या बनेगा, ठोस एरोसोल। जैसे इसका मैं एग्जांपल अगर आपकी बात करें तो धुआं और धूल, धुआं और धूल। देखिए गैस यहां मीडियम होगा गैस तो, और उसके अंदर क्या मिल गई, ठोस धूल के कण। वायु के अंदर धूल के कण मिल जाएं, वायु के अंदर धूल के कण मिल जाए तो क्या बनता है, धुआं या धूल। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है आपका, ठोस एरोसोल का। और अगला देखिए, गैस के अंदर अगर हम द्रव घोल दें तो कहलाएगा एरोसोल, एरोसोल। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है आपका धुंध, कोहरा और बादल। देखिए वायु के अंदर जल रूपी द्रव मिल गया, वायु के अंदर जल रूपी द्रव मिल गया, तो जल रूपी द्रव मिलने से जो फॉर्मेशन बनी वो फॉर्मेशन तो थी एरोसोल की, और उसके उदाहरण है धुंध, कोहरा और बादल। इस तरीके से ये कोलाइडी विलयन के कुछ प्रकार हैं। आगे हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड हमारे अगले प्रश्न की। देखिए धुआं किस प्रकार के कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, धुआं किस प्रकार के कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था धुआं क्या होगा और कैसे बनेगा। धुआं जब बनेगा तो गैस के अंदर किसके कण मिलेंगे, ठोस के कण। गैस के अंदर किसके कण मिलेंगे, ठोस। तो गैस तो यहां क्या है, वायु, और ठोस क्या है, धूल मिट्टी के कण। तो इस प्रकार से जो हमारा एग्जाम्पल होगा, उस उत्तर होगा वो बनेगा ठोस एरोसोल, ठोस एरोसोल। आगे देखिए हमारा अगला प्रश्न, पनीर किस प्रकार के कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। जस्ट अभी हमने बात की थी पनीर, पनीर में क्या है, ठोस पदार्थ के अंदर, ठोस मीडियम के अंदर द्रव मिला है, ठोस के अंदर द्रव मिला है। पनीर जो था वो ठोस था, उसके अंदर द्रव रूपी पानी जो है वो मिला हुआ है। तो यहां जो एग्जाम्पल आएगा वो क्या होगा, जेल। क्या होगा, जेल। बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की। टिंडल प्रभाव दिखाएगा, टिंडल प्रभाव दिखाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा टिंडल प्रभाव, अब आपको पता है टिंडल प्रभाव कौन दिखाएगा, कोलाइडी विलयन। टिंडल प्रभाव कौन दिखाएगा, कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि कण जो है वो बुले हुए होते हैं, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। तो रियल सॉल्यूशन के अलावा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, कोलाइडी विलयन। अब देखते हैं चीनी का घोल, पानी के अंदर जब हम चीनी घोलें तो वो तो रियल सॉल्यूशन है, वास्तविक विलयन है, ये तो नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड की बात करें तो पानी के अंदर नमक का घोल, पानी के अंदर नमक का घोल, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रियल सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट, CuSO4 का विलयन, CuSO4 को पानी के अंदर घोल दिया जाए तो ये भी एक प्रकार का क्या बनाएगा, रियल सॉल्यूशन, क्योंकि कॉपर सल्फेट भी पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाएगा। और बचा क्या हमारा, स्टार्च का घोल। क्या बचा, स्टार्च का घोल। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा कि टिंडल प्रभाव कौन दिखाएगा, स्टार्च का घोल। और इसका मतलब कि इस विलयन के अंदर से जब प्रकाश को गुजारा जाए तो प्रकाश
पुंज चमकीला दिखाई देगा, प्रकाश मार्ग क्या होगा, चमकीला दिखाई देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे देखिए, इसी में अगर एक प्रश्न और मैं ऐड कर दिया जाए कि दूध क्या है, मिल्कीज, दूध क्या है। यहां से बात करें कोलाइडी विलियन, वास्तविक विलियन या निलंबन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की चर्चा करने के लिए एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें उतनी ही मात्रा में ऊर्जा मिल सके और हम आपके लिए और बहुत अच्छी अच्छी सामग्री लेकर आए, ताकि आपके पढ़ाई का जो स्तर है उसको और अच्छा बनाया जा सके। धन्यवाद।